गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। मैं लोकेश पाशा आपके लिए एक नया वीडियो ला चुका हूं जो कि है एनसीईआरटी लेट्स फील इट के द्वारा। और ये वीडियो बिजनेस स्टडी के ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का लास्ट पार्ट है। और ये लास्ट पार्ट आपके लिए स्पेशल बनाने के लिए है ना, जल्द से जल्द मैं इसको कंप्लीट करूँ, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है और रिसर्च करी है तो उससे मुझे ये पता चला है जो आपका टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है ना, फॉर्मल और इनफॉर्मल, वो आने वाला नहीं है। तो उसकी तो आप चिंता कीजिए मत, बिल्कुल मत कीजिए। चिंता चिता समान है और चिता क्या करती है? चिता चिता पे लिटा देती है। तो ऐसी चिंता क्यों ही करनी जो हमारे लिए चिता बन जाए, उस चिता को ही हम खत्म कर देंगे। सर्दी आ रही है यार, चिता लो और हाथ तापो बढ़िया आग में। क्या बात है, मज़ा आ जाएगा। बढ़िया, भुट्टे सेकेंगे, भुट्टे उसमें, मज़ा बाँध देगा वो, सीन आएगा। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन वो जल्दी-जल्दी निकालूँगा, वो आपको ईज़िली से समझाने की ट्राई करूँगा, जिससे कि आप अपने पॉइंट्स कुछ क्रिएट कर पाओ। लेकिन अभी जो एक पार्ट और है, इसको अपन देख लेते हैं इसमें। देखिए, अपन ने सब कुछ वो देख लिया था कि है ना, कैसे-कैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स काम करते हैं, कैसी एडवांटेजेस हैं, क्या स्टेप लिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, तो ये सारी चीज़ हम देख चुके हैं। अब हमारा बचा एक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मतलब अथॉरिटी मतलब कि है ना, किस-किस को हम अथॉरिटी देंगे, किस-किस को है ना हम पावर्स देंगे, ठीक है? ऐसी बात हम अब करेंगे। उसमें क्या-क्या दिक्कत आती हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। देखो, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी 3 टाइप है, 3 वेज़ है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब किसको हमने है ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, कि जैसे कि हमने देखा एक डिपार्टमेंट उससे कह दिया एक दिन में एटलीस्ट 50 कार्स के इंटरनल या फिर एक्सटर्नल मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट होनी चाहिए। 50 कार्स के इंटरनल और एक्सटर्नल मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट होनी चाहिए। तो एक डिपार्टमेंट को कह दिया हमने, कह दिया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। अब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? कौन लेगा? जो उस अंडर मतलब उस डिपार्टमेंट के अंडर में जो हेड होगा, जो सबसे ऊँचा वाला पद पे होगा, ठीक है ना? वही तो लेगा अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सब में बाँट दी, लेकिन अकाउंटेबिलिटी काम पूरा नहीं हुआ, किंग के ऊपर आएगा, राजा के ऊपर आएगा। और राजा कौन होगा? उस डिपार्टमेंट का जो सबसे ऊपर बैठा हुआ हेड है। समझे? हाँ, अकाउंटेबिलिटी हमने है ना उसके हेड को दे दी। बचा क्या? अथॉरिटी, कि है ना अथॉरिटी है ना कैसे होगी, मतलब रूल्स रेगुलेशंस और उनको फुलफिल करना और उनको फॉलो कराना, वो सब कौन करेगा? वो सब 2 तरह से किया जाता है। अब उस अथॉरिटी पे बात करेंगे हम। पहला होता है सेंट्रलाइज़ेशन, सेकंड होता है डिसेंट्रलाइज़ेशन। तो देखो, सेंट्रलाइज़ेशन एक छोटा-सा ऐसा टॉपिक है, क्योंकि इसमें है ना ऐसा किया जाता है कि कुछ पावर अपने हाथ में रख ली और कुछ पावर्स आप सबको दे दी। मैं हूँ, जैसे कि मैं है ना ओनर हूँ कंपनी का, ठीक है? अज़्यूम करना, ठीक है? ट्राई टू अज़्यूम इट, ट्राई टू इमेजिन, नॉट द रियलिटी। रियलिटी में खो जाओ, खोना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप फालतू में हँसने लग जाओ। आपकी एज में आपको बड़ी हँसी आती है, मेरे को पता है, फालतू की हँसी है वो। तो देखो, जैसे इमेजिन करो, मैं ओनर हूँ, ठीक है? मेरे अंडर में एक डिपार्टमेंट है, वही कार के मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट है। तो मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट है, तो मेरी क्या रही? अकाउंटेबिलिटी रही। काम जो भी होगा उसका रिज़ल्ट मुझे दिखाना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको बाँट दी गई। ऑथोरिटी, ऑथोरिटी मेरे ऊपर है, मैं सेंट्रलाइज़ करूँ कि डिसेंट्रलाइज़ करूँ। सेंट्रलाइज़ अगर मैंने की, तो मैं कहूँगा कि है ना ये डॉक्यूमेंट्स मैं सँभालूँगा और सब काम तुम लोग करोगे, ठीक है? तुम लोग इस सब काम को करोगे। जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ हेड, इस डिपार्टमेंट का ये मैं हेड हूँ और मैंने अपने नीचे 3 लोगों को रख दिया, उन 3 ने अपने नीचे 3 लोग को रख दिया ऐसे, और इन 3 ने अपने नीचे 2 लोगों को रख दिया। ऐसे रख दिया। अब ये सबसे नीचे काम करने वाले, इनके ऊपर ये काम करने वाले और इनके ऊपर सिर्फ़ मैं अकेला। ठीक है, समझे? तो ऐसे है ना पावर को मैंने एक सेंट्रलाइज़्ड तौर पे रख दिया कि कुछ काम डॉक्यूमेंट्री का मैं कर रहा हूँ, कुछ काम डॉक्यूमेंट्री का और वर्किंग का तुम करना, एक्शन का, और है ना ज़्यादातर काम ये एक्शन का करेंगे। इस तरह से मैंने अपनी पावर को सेंट्रलाइज़ कर दिया। समझे? कि अच्छे जो है ना अकाउंटेबिलिटी वाले काम है, जिसके जवाब मुझे देना है, वो काम मैं करूँगा।
और जो भी हार्ड वर्क वाला वैसा काम है जो कि है ना आपको फिजिकली करना है या फिर है ना आपको बराबर एक टाइम पर करके देना है, वो सब काम ये नीचे वाले करेंगे जितने भी लोग हैं, ठीक है ना? यहाँ से लेकर यहाँ तक के लोग, ठीक है? ऐसे होगा, ये होता है सेंट्रलाइजेशन पावर। और इसके अलावा हम देखें डिसेंट्रलाइजेशन पावर कैसी होती है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब अपने मन मर्जी के मुताबिक है, अपने दिल के राजा हैं सब। तो ऐसा होगा, ये है एक ओनर, ठीक है? ओनर का हमने देखा, इसके है ना तीन तीन वर्कर्स हैं, इसके अंडर में जो सुपरवाइजर्स है, जो जिनके और भी सुपरवाइजर्स हैं, ऐसे इनके और भी सुपरवाइजर्स हैं, इन तीन के और भी सुपरवाइजर्स हैं, ठीक है? ऐसे हमने ये देख लिया, ठीक है? इस तरह से चल रहा है। अब इस तरीक़ा से ये क्या होगा, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैंने अपनी पावर, जो मेरी पावर थी ना, वो सभी पावर मैंने बाँट दी, ऐसे बाँट दी। अब ये जो नीचे होगा इंसान, ये कभी भी मेरे पास आकर के कह सकता है कि ना सर ये काम मैं ना ऐसे करूँगा, मैं तो ऐसे करूँगा क्योंकि ये काम ऐसे ही अच्छा होगा। फिर इधर से ये भी आकर के कह सकता है, तो मतलब ये नीचे के लोग आकर के है ना कुछ भी कह सकते हैं मेरे से, कि है ना मैं यह काम ऐसे करूँगा, ये काम ऐसे करूँगा। इनको सँभालने वाले जो ये बीच के लोग हैं ना, ये ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि डिसेंट्रलाइज़्ड पावर है। इसमें नीचे नीचे के लेवल के लोग, मतलब टर्शियरी लेवल के लोग हैं ना, सीधे ऊपर आकर है ना मेरे से बात करेंगे, और ये एक डिसेंट्रलाइज़्ड पावर हो गई। इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा था, ये जो लेवल के लोग हैं, ये इनको सँभालेंगे और इन लेवल के लोग इनको सँभालेंगे। मतलब इनका जो जवाब होगा, इनका जो निर्णय होगा, मतलब एक काम करने का तरीका होगा, वो किसको बताएँगे ये? इसको बताएँगे, ठीक है? फिर ये किसको बताएगा? ये इसको बताएगा। फिर ये किसको बताएगा? ये इसको बताएगा और ये आखिर में जाके मेरे पास आएगा। तो कितनी सीढ़ी चढ़नी पड़ी देख लो। ये पहली सीढ़ी चढ़ा, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ा, फिर तीसरी सीढ़ी चढ़ा, फिर चौथी सीढ़ी और आखिर में 5वीं सीढ़ी मेरे पास आया ये, है ना? अब इसी जगह हम देखते हैं, ये है ना नीचे नीचे की सीढ़ी पे खड़े हैं और मैं सबसे ऊपर बैठा हूँ इस जगह पे। लेकिन ये नीचे से पहली सीढ़ी में ही मेरे पास पहुँच जाएँगे। ये होता है डिसेंट्रलाइज़ेशन ऑफ पावर। पावर को डिसेंट्रलाइज़ कर देना, पावर को इस तरह से बाँट देना कि लोग है ना कभी भी नीचे से वर्कर लेवल के भी है ना ओनर से आके मिल सके। ऐसा होता है डिसेंट्रलाइजेशन पावर। अब देखो डिसेंट्रलाइजेशन पावर की इम्पोर्टेंस को देखते हैं, उसके कुछ फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो देखो, डेवलप इनिशिएट अमॉन्ग सबऑर्डिनेट्स, डेवलप इनिशिएट्स अमॉन्ग सबऑर्डिनेट्स। जो सबऑर्डिनेट्स है ना, उनको इनिशिएट करता है, उनकी बातों को सुनता है, उनको भी है ना उतना ही ऐसे महत्व देता है, इम्पोर्टेंस देता है जितना कि एक सुपरवाइज़र को दे रहा है वो। कौन? ओनर, ठीक है? मैंने कहा ना यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गया, तो मतलब इसको इतनी इम्पोर्टेंस दे दी कि है ना वो आकर ओनर से बात कर सके, ठीक है? सेकंड, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर के लिए है ना मैनेजरियल टैलेंट डेवलप होगा, इससे क्या होगा? ये लोग सोचेंगे कि हम सीधे ओनर से बात करें, मतलब हम में टैलेंट है, और इनकी साइकोलॉजी ऐसी बनेगी कि और ज़्यादा इम्प्रूव होंगे और इनको फिर मैनेजरियल टैलेंट है ना इनका, वो डेवलप होगा क्योंकि इनकी स्किल्स बढ़ती जाएँगी। ये अपने आप को फ़ील करेंगे जैसे हम इस डिपार्टमेंट के है ना एम्प्लॉइज़ नहीं है, हम इस डिपार्टमेंट के परिवार हैं, ठीक है? एक रिलेशनशिप कोऑर्डिनेट होगा तो वो रिलेशनशिप है ना इनमें मैनेजरियल टैलेंट को डेवलप करेगा। थर्ड, क्विक डिसीज़न मेकिंग। यहाँ पर हैं, यहाँ से यहाँ पर आए तो इनका डिसीज़न क्या होगा? चट से पक बस वो नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं। तो इनका डिसीज़न क्या होगा? इनको यहाँ पे है ना कुछ आइडिया आया और आइडिया आकर के ये यहाँ पर ऊपर सीधे ओनर के पास पहुँच गए और वो आइडिया सीधे बोल दिया। कितना समय लगा? सिर्फ़ 5 से 10 मिनट। आइडिया आया, ऊपर पहुँचे और 5 से 10 मिनट में अपना आइडिया बोल दिया। लेकिन उसी बात को इधर देखें, ये यहाँ पे आइडिया आया, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जा 5-10 मिनट बाद जाएगा, यहाँ पे बोलेगा। ये कहेगा ठीक है, मैं बता दूँगा। अब इसकी जब मर्ज़ी होगी 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद या 2 दिन बाद, तब ये ऊपर जाके बोलेगा, अगर इसका मन हुआ तो फिर ये यहाँ पे बोलेगा। जैसे 1 दिन बाद बोल दिया, तो 1 दिन बाद यहाँ पे बोल दिया। अब ये कहेगा ठीक है, मैं देख लूँगा, आगे देख लेना। तो अब ये इधर से यहाँ पे जाएगा, फिर ये है ना कुछ 2-3 दिन बाद बोलेगा, फिर यहाँ से ये यहाँ पे जाएगा। तो कितने दिन लग गए? कम से कम 5 से 10 दिन लग जाएँगे ना। लेकिन यहाँ पर 5 से 10 मिनट लगेंगे। तो
टाइम कंज्यूमिंग तो ये हो गई ना, लेकिन ये ईज़िली से टाइम को कवर करने वाली हो चुकी है। ये यहाँ से सीधे उठ के यहाँ पर जाकर के कहेंगे सर मेरे दिमाग में आइडिया है और आप इस आइडिया को है ना फुलफ़िल करो तो है ना क्या पता हमें प्रॉफ़िट हो जाए। और अगर है ना मैनेजमेंट को या फिर ओनर को वो आइडिया अच्छा लगा तो वह उस पे फुलफ़िल कर सकता है उस आइडिया को अचीव मतलब यूज़ कर सकता है अपने डेवलपमेंट के लिए। समझे ये बात? फिर फैसिलिटेट ग्रोथ, इसमें है ना किस-किस की ग्रोथ हुई? इसमें पर्सनल की ग्रोथ हुई मतलब वर्कर की और इसमें ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हुई और इसमें ये ऊपर बैठे ओनर की ग्रोथ हुई क्योंकि प्रॉफिट उसके पास ज़्यादा आया तो है ना कंपनी की ग्रोथ हो गई। तो ऐसे ये सब चीज़ की ग्रोथ होगी। फिर रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, जब है ना इनको पावर दे दी जाएगी तो टॉप मैनेजमेंट ने जितनी पावर ले रखी थी वो पावर थोड़ी कम हो जाएगी और टॉप मैनेजमेंट थोड़ा-सा सुस्ता कैसे बैठ सकता है, आहे! अब आराम मिला, थक गए बड़े। ऐसे बोल सकता है ना, क्योंकि क्या करेगा, टॉप मैनेजमेंट अब है ना इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देगा इस पे क्योंकि इसके पास पावर है, कोई दिक्कत होगी ये हमसे आके सीधे बोल देगा और नहीं है तो आराम से बैठे रहो। इधर बेटर कंट्रोल, कंट्रोल बेटर होगा क्योंकि क्या बोला था मैंने, रिलेशन बनेगा, सब अपने आप को परिवार समझेंगे और परिवार समझेंगे मतलब ये सब ये सोचेंगे कि हमें कंपनी के लिए पूरा एफर्ट करना है। तो कंट्रोल अच्छा होगा क्योंकि ऐसे में है ना कोई भी झूठा-मूठा दिखावा नहीं करेगा कि है ना मैं है ना काम नहीं कर रहा हूँ और हर कोई काम करेगा तो उसको कहेंगे हम बेटर कंट्रोल, ठीक है? समझे ना? अब हम आएँगे टाइप्स ऑफ ऑर्गनाइज़ेशन पर। चलो तो अभी टाइप्स ऑफ ऑर्गनाइज़ेशन को देखते हैं। हाँ जी, अब बचा टाइप्स ऑफ ऑर्गनाइज़ेशन। ये टॉपिक्स ऐसा है कि है ना चांस इसके कम है आने के। मैं कह रहा हूँ कि भाई बिल्कुल चांस नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं चांस है तो आप लोग है ना पढ़ सकते हो इस टॉपिक को। तो मैं आपको सिंपल वे में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा। हर चीज़ इसमें भी है ना एक-दूसरे से मिक्स होगी। हम कंपनीज़ को लेके चलेंगे, पहले हम कंपनी का वो पढ़ेंगे कि क्या फीचर्स है, फिर उसके एडवांटेज देखेंगे, देन डिसएडवांटेज। उसके बाद हम किसी दूसरी कंपनी पे जाएँगे कि दूसरी तरह की कंपनियाँ कैसी होती हैं, ठीक है ना? अब हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गनाइज़ेशन को स्टार्ट किया, तो हम देखते हैं, ये देखो, ये थोड़ा ऐसे नहीं लगता ये हो गया सेंट्रलाइज़ और ये हो गया डिसेंट्रलाइज़। इनके नाम से नहीं कह रहा हूँ मैं, इनके तरीके से कह रहा हूँ। क्या है डिसेंट्रलाइज़? नीचे से एक वर्कर उठ के ऊपर जाकर ओनर से बात कर सकता है, यहाँ पे नहीं कर सकता। लगा ना ऐसा? तो अब देखो, formal organization, we have the two types of organization. First is formal organization, second is informal organization. We know about the formal means आपने कभी ऐसे किया है कि है ना कपड़े पहनने हैं, फॉर्मल कपड़े पहनो, ऐसे कपड़े जो कि है ना दुनिया की एक है बंदा फॉर्मल है, बिल्कुल डिसेंट है। बंदा बिल्कुल डिसेंट है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है स्मार्ट लुकिंग, गॉर्जियस, शानदार, मज़ेदार, ऐसा ठीक है? वो फॉर्मल हो जाएगा हमारा। इनफॉर्मल भाई फंकी स्टाइल पहन के निकल चल इस शादी में तो क्या कहेंगे लोग? ए बदमाश, लफंडा सब कुछ यही है। ऐसी बात होएगी ना तो बस फॉर्मल, इनफॉर्मल को ऐसे याद रखो कि जैसे स्कूल में जा रहे हो फॉर्मल और पिकनिक पे जा रहे हो इनफॉर्मल। तो फॉर्मल में क्या होता है? पापा इसमें अपन के हेड हैं इनफॉर्मल में और फॉर्मल में अपने हेड कौन है? स्कूल के प्रिंसिपल, ठीक है ना? ऐसे हेड हैं अपने। तो देखो, हम पहले बात करते हैं फॉर्मल की। फॉर्मल को देख लेते हैं पहले। फॉर्मल ऑर्गेनाइज़ेशन के क्या फीचर्स हैं? फर्स्ट, रिलेशनशिप अमंग वेरियस जॉब्स। जिस जॉब के लिए आप सूटेबल हो, उस जॉब को आप पा सकते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइज़ेशन में। आपको देखेंगे और आपको देख कर के वो ऐसे देख चेक करेंगे कि आर यू कैपेबल टू डू दैट जॉब? इफ यू आर देन वेलकम टू द जॉब। ठीक है ना, समझे? इनफॉर्मल में इसका अपोज़िट होता है, इनफॉर्मल में था कैपेबल हो, आ जाओ, ठीक है। अब कैपेबिलिटी बदल गई तो दूसरी जॉब में घुस जाओ। इसमें तो सीधा है, जिसमें आपने है ना एंट्री करी उसी जॉब में आप शुरू से लेके अपने मरते दम तक रहोगे, अगर आप कंपनी में रहे तो। ये कहता है अपन को फॉर्मल, ठीक है? रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरियस जॉब। सेकंड, अचीव स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। कह दिया तुम्हारा काम जैसे कि कीर्ति ने कनक से कह दिया तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम डॉक्यूमेंट्स को संभालो। कौन से डॉक्यूमेंट्स की कितनी गाड़ी बनी, कितनी इंटरनल फैक्टर्स आए, कितने एक्सटर्नल्स आए, तो इन सब चीज़ों का है ना लेखा-जोखा इन सब चीज़ों के अकाउंट्स बनाना ये तुम्हारा काम है। कीर्ति से कह दिया कनक ने सॉरी कनक ने क कीर्ति ने कह दिया कनक से, कह दिया। अब इसके बाद क्या होगा कि
अचीव स्पेसिफाई ऑब्जेक्टिव कि कनक का क्या ऑब्जेक्ट रहा कि सिर्फ उसको ये जानना है कि कितने प्रोडक्ट्स आए, कितने प्रोडक्ट्स की कॉस्ट क्या रही और उसकी एंट्रीज करना, बस काम खत्म। कनक को और कुछ नहीं करना और कनक को मतलब इससे नहीं है कि है ना कितनी कार बिकी, कनक को उससे मतलब नहीं है कि कितनी कार की प्लानिंग ऊपर हो रही है, कनक को उससे मतलब नहीं है कि है ना कितनी कार अचीव की है, मतलब कितनी कार को है ना सेल करने के लिए है ना प्लानिंग करी गई है, क्या गोल है ऑर्गेनाइजेशन का। कनक को कोई मतलब नहीं, कनक को सिर्फ इतना मतलब है कि एकमात्र आपको एंट्रीज करनी है कि कितना इंटरनल और कितना एक्सटर्नल फैक्टर्स यूज हुआ है और कितनी कॉस्ट यूज हुई है, ठीक है ना। ये दो वे हम देख चुके हैं। अब इसके बाद वेरियस डिपार्टमेंट एफर्ट। इस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक इंसान को स्पेसिफाई काम दे दिया, दूसरे को स्पेसिफाई दे दिया, अब ऐसे ही डिपार्टमेंट्स को अलग-अलग स्पेसिफिक काम दे दिया, तो सब डिपार्टमेंट्स एक काम मतलब अपने-अपने काम को करेंगे जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को पा सकें, है ना? तो बस ये सबका एफर्ट सेम ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के लिए रहेगा, तो वेरियस डिपार्टमेंट एफर्ट्स आएँगे ऑब्जेक्टिव क्लियर आउट करने के लिए। अब कंट्रोल बाय टॉप मैनेजमेंट ऊपर से हाथ रखेगा, बेटा ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, ऐसे काम करो। ये बस ये है टॉप मैनेजमेंट ने है ना जो आपको काम सौंप दिया, बस उस काम को आँख बंद करके जैसे करना है वैसे करते रहो। आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा अपना दिमाग नहीं चलाना है। आपको बस जो काम दिया है वही काम करो। देखो अपन ने अभी तक चारों पॉइंट्स में एक ही बात पढ़ी है और 5th पॉइंट में भी यही बात है। एम्फेसिस फॉर वर्क। दे आर नॉट सेड टू थिंक अबाउट एनी अदर। ठीक है? दे आर सैड अबाउट दैट थिंक ऑन ओनली टू योर वर्क। ठीक है? मीन्स सिर्फ अपने वर्क पे फोकस करो। एम्फेसिस फॉर वर्क। फोर्सेबल है, फोर्स कर रहे हैं आप सबको कि आप एम्प्लॉई हो, आपका जो वर्क है उस पे काम करो बस। और ज़्यादा कुछ मत करो, कुछ मत सोचो, कुछ मत देखो। ठीक है? ये बात कह रहे हैं। सब चीज़ वही आ गई ना कि टॉप मैनेजमेंट के पास है ना ताकत है, उसके बाद है ना रिलेशन में वो देखेगा टॉप मैनेजमेंट कौन किस काम के लिए सूटेबल है, उसको है ना वही काम है ना दे दिया जाएगा स्पेसिफाइड जॉब के द्वारा, मतलब स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट लगा के कि तुमको ये काम इतना करना ही है आज कैसे भी। तो वो अपने-अपने काम सब करेंगे जब डिपार्टमेंट्स बन जाएँगे, जो डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव हो जाएँगे और एफर्ट्स बन जाएँगे और ज़बरदस्ती वो काम पर फ़ोकस करेंगे, ना कि है ना कुछ और बातों पर, ठीक है? ऐसे अपने फीचर्स देख लिए हमने। अब हम देखते हैं इसके एडवांटेज क्या होंगे। तो इसके एडवांटेज सबसे पहला एडवांटेज तो क्या दिख रहा है? टाइम मतलब हाँ, सबसे पहला एडवांटेज हमें ये दिख रहा है कि है ना इसमें इफ़ेक्टिव और एफिशिएंटली काम हो सकता है, ठीक है? तो देखो फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि है ना कोई अलग इंसान आके है ना कोई काम बढ़ा देता है और है ना उसकी वज़ह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाए। ना, आपसे कहा एक सुपरवाइज़र से कहा तुम्हारे अंडर में 10 लोग हैं तो तुमको ये 10 लोगों को सँभालना है और इन 10 लोगों को सिखाना है सब कुछ, बस इतना सा काम है। तो कौन कर रहा है? एक अकेला इंसान को 10 की ज़िम्मेदारी दे दी, 11वें से उसे कोई मतलब नहीं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रही? फिक्स रही। स्पेसिफाइड ड्यूटी, ड्यूटी स्पेसिफाई कर दी है, सबको बराबर की ड्यूटी दे दी है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी सेम है ना, तो ये दोनों बराबर कर दिए। देखो, वर्ड सेंटेंस बदला ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है और स्पेसिफाइड ड्यूटी है, दोनों एक ही वर्ड है ना ये, दोनों एक ही तो सेंटेंस बन रहे हैं ये, बस। फिर यूनिटी ऑफ कमांड है कि मतलब ये ये ऑर्डर देगा इसको, ये ऑर्डर देगा इसको, ये ऑर्डर देगा इसको और ये आखिर में ऑर्डर इसको देगा और ये फिर है ना वर्क को करेंगे, ये वर्क को करेंगे। इस तरह की एक चेन बनी ना कि टॉप मैनेजमेंट ऑर्डर देगा यहाँ पर बोर्ड को, बोर्ड ऑर्डर देगा यहाँ पर मैनेजर्स को, मैनेजर ऑर्डर देगा सुपरवाइजर्स को, सुपरवाइजर्स ऑर्डर देंगे यहाँ पर वर्कर्स को, वर्कर्स इस काम को कंप्लीट करेंगे। समझे? सिस्टम बनाना ही है, यूनिटी ऑफ कमांड का। अब अदर जो हम थिंक देखते हैं इसमें, तो इफेक्टिव अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स। ये जो भी काम करेंगे, वो काम ये इफेक्टिवली करेंगे। और वो इफेक्टिवली कैसे? कि ये है ना, एक दौड़ में ऐसे भागते जाएँगे, बस भागते रहो और इफेक्टिवली ये है ना उस दौड़ को काम मतलब उस काम को पूरा कर लेंगे, तो इफेक्टिव अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स। समझ गए? हाँ, मतलब सीधा कि है ना ये जल्द से जल्द एक काम को अचीव कर लेंगे, उस काम तो उस एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेंगे, जल्द से जल्द, कम से कम टाइम में, ठीक है? अब स्टेबिलिटी टू एन ऑर्गेनाइजेशन,
इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन एक लेवल पे स्टेबल हो जाएगी। इसके बाद ग्रोथ उसकी वो सब चीज़ बाद की बात है, लेकिन इस वक़्त में तो ये स्टेबल हो जाएगी ना कि अब इसको ना डर है कि ये लॉस में जाएगी और ना इसको पता है कि ये प्रॉफ़िट में जाएगी। ऐसे स्टेबल हो जाएगी ये ऑर्गेनाइजेशन, अगर इसने फॉर्मल वे अपनाया तो। फिर इसके बाद डिसएडवांटेजेस इसके क्या होंगे? सबसे पहला डिसएडवांटेजेस टाइम कंज्यूमिंग। जब इस इंसान को अपनी बात पहुँचानी है तो वो इस इंसान के पास जाएगा, फिर ये आगे जाएगा, फिर ये और आगे जाएगा। ऐसे जाकर के बात पहुँचेगी तो समय लगेगा ना इस बात को पहुँचाने में, तो मतलब टाइम कंज्यूमिंग हो गया। पुअर ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस, इसमें है ना जैसे करप्शन सिर्फ़ है ना पॉलिटिक्स में थोड़ी होता है। एक ऑर्गेनाइज़ेशन का भी तो पॉलिटिक्स होता है। वो पॉलिटिक्स यही तो है कि है ना, जो सुपीरियर्स हैं, वो सुपीरियर सोचते हैं हम ही सब कुछ हैं। हम ही सब कुछ हैं। तो हम सामने वाला वर्कर है, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, भगा इसको। इसकी बात सुन ली, हाँ ठीक है, तू काम पे लग जा, मैं कह दूँगा आगे। मन करेगा तो कहूँगा, मन करेगा तो नहीं कहूँगा। मतलब पुअर ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस, ये है ना ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है ना, उसमें करप्शन हो जाता है ऐसे वक़्त में, क्योंकि पावर किसी एक के हाथ में, तो वो यूज़ करेगा और दूसरों को पता भी नहीं चलेगा कि उसके पास क्या चीज़ आई, क्या चीज़ नहीं आई। वो तो गायब भी कर सकता है उसमें, अपने काम को कम भी कर सकता है किसी और पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल के। तो एक तरह से क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस है ना जो रही वो पुअर रही, हल्की रही। अब ह्यूमन रिसोर्स रिलेशन एबोलिश्ड, सबसे बड़ी बात, जब फॉर्मल की बात कर दी हमने, तो सोसाइटी के लिए तो कुछ सोचा ही नहीं इन्होंने, क्योंकि जब सोसाइटी के लिए सोचेंगे, तो ह्यूमन रिसोर्स के लिए भी होनी चाहिए ना, और ह्यूमन रिसोर्स कहाँ से आती है? सोसाइटी से। जब ह्यूमन रिसोर्स की बातें ही नहीं सुनी जा रही हैं, ह्यूमन रिसोर्स को है ना कंसेंटिव वगैरह सॉरी इंसेंटिव वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स तो मशीन की तरह काम करेगा। सुबह आया, शाम तक काम किया और शाम को अपने घर वापस चला गया। तो क्या हो रहा है ये? ह्यूमन रिसोर्स रिलेशन को हटाया जा रहा है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। माना नहीं जाता कि ह्यूमन रिसोर्स का भी कोई रिलेशन है, उनको मशीन की तरह उनसे काम लिया जाता है। समझ गए? अब इसके बाद हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं। मैं फिर से कहता हूँ ये अपन के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसलिए आप इसमें कहानी की तरह सोच सकते हो। एक इमेजिन करके आराम से, सब कुछ ईज़ी है इसका। अब इनफॉर्मल में है, फंकी स्टाइल में चलेगा, बस फंकी स्टाइल में हमारे लिए एक चीज़ अच्छी होती है कि हमें खुद को सैटिस्फैक्शन होता है। फॉर्मल में हमें सैटिस्फैक्शन नहीं होता कि जाने कौन क्या कहेगा, ऐसे सोचते हैं हम। इनफॉर्मल में हमें पता है कि कोई कुछ भी कहे, हमें तो आराम से रहना है। बस इनकी भी यही सोच है इनफॉर्मल की। तो इनका क्या होता है देखो फीचर्स की बात करें इनकी, तो पर्सनल इंटरैक्शन ऑफ एम्प्लॉयी। एक एम्प्लॉयी जो कि है ना नीचे नीचे की साइड देखते हैं हम, इधर की साइड एक एम्प्लॉयी है, ठीक है? तो ये एम्प्लॉयी अगर चाहे तो ऊपर जाकर बात कर सकता है। मतलब हर एक एम्प्लॉयी की पर्सनल इंटरैक्शन होगी हर एक एम्प्लॉयी की। सेकंडली स्टैंडर्ड ऑफ एम्प्लॉयी, जब एम्प्लॉयी यहाँ से यहाँ पर जाकर ओनर से बात करने लायक है, तो मतलब प उस एम्प्लॉयी का स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा, उस एम्प्लॉयी के लिए खर्चा भी है ना अच्छा होगा, उसकी सैलरी भी अच्छी होगी, कमीशन, इंसेंटिव सब मिलेंगे उसको, तो वो स्टैंडर्डाइज़ हो गया ना, बहुत अच्छे लेवल पे हो गया ना, स्टैंडर्ड बन गया ना वो। फिर इसके बाद हम देखते हैं स्पॉन्टेनियसली नॉट डेलिबरेटली, मतलब ये सडनली कुछ भी है ना चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इस एम्प्लॉयी के दिमाग में कुछ था, ये है ना ऊपर ओनर के पास गया, ओनर के पास जाके इसने अपना आइडिया बताया, ओनर को पसंद आ गया, तो सडनली ओनर ने चुटकी बजा के कहा, अब ये काम ऐसे होगा। सडनली हुआ ना, पॉलिटिकली थोड़ी हुआ जो हम इनफॉर्मल में देख रहे थे कि है ना ये पुअर ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस की वजह से, और इधर की साइड से हम देख रहे थे तो यूनिटी ऑफ कमांड की वजह से कि है ना जो भी एक इंसान है, वो इंसान ऊपर जाएगा तो ऊपर जाते-जाते इधर की साइड से देखें, ऐसे जाते-जाते अगर बीच वाले का मन नहीं हुआ कि है ना वो इस बात को ऊपर पहुँचाए, तो वो तो यहीं पर खत्म कर देगा ना। लेकिन इस जगह पर हम डिसेंट्रलाइजेशन या फिर कहें तो इनफॉर्मल में देखें, तो ये कहेगा स्पॉन्टेनियसली कि वो ऊपर चला जाएगा और अपनी बात को लेकर और कह देगा। अब अगर उसको ओनर को ये बात पसंद आई तो वो जल्द ही उस बात को है ना एक एक्टिविटी में कन्वर्ट कर देगा, और एक्टिविटी में कन्वर्ट करने के बाद ये काम जल्द से जल्द हो जाएगा। ना कि उसे एक-एक सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, और किसी सीढ़ी में है ना पॉलिटिकली किसी ने ये कह दिया, ऐसे मन में बन गई। पॉलिटिक्स क्या होती है कि अपने मन के राजा। अगर हम ऊँचे हैं तो हम अपनी सोचेंगे ना कि तुम्हारी पहले, तुमको पागल बनाएँगे, ऐसी सोच होती है ना पॉलिटिक्स में। तो बस, ये वही राजनीति है, वही पॉलिटिक्स है
ये यही कहता है कि है ना जब हम यहाँ पर है ना, तो तुम्हारी बातों को आगे पहुँचाना वो हमारी मर्ज़ी है। तो ये कह रहा है स्पॉन्टेनियसली, सडनली, नॉट डेलिबरेटली मतलब पॉलिटिकली, नॉट डेलिबरेटली समझे? हाँ। नो स्ट्रक्चर, इस कंपनी का इस फॉर्म इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों नहीं है? जब ये इंसान यहाँ पे जा सकता है, ये यहाँ पे जा सकता है, ये यहाँ पे भी जा सकता है, तो इसका कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर थोड़ी रहा, इसका कोई लेवल थोड़ी बना। अगर एक नॉर्मल हम बात करें तो सीढ़ी पे हम एक-एक कदम ही तो चढ़ते हैं, तभी तो उसे हम फॉर्मल कहेंगे। लेकिन अगर सीढ़ी पे हम एकदम से कूद के है ना 5वीं सीढ़ी पे चढ़े आएँ, ऐसे तो नामुमकिन है ना। ये वही है, तो इसलिए ये एक इनविजिबल थिंग है। ये कोई भी है ना विज़िबल नहीं है कि है ना हम एक-एक सीढ़ी चलें। अगर एक सीढ़ी के हिसाब से अपन एक पहली सीढ़ी पे खड़े होकर छठी सीढ़ी पे एकदम से कूद जाए, ये तो नामुमकिन है और नामुमकिन का सीधा मतलब है कि ये इनविज़िबल है, ये ओनली थिंकिंग बेस्ड है, तो इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई शेप नहीं है ऐसी ऑर्गनाइज़ेशन का। अब इसके एडवांटेज क्या हैं? एडवांटेज है नॉट प्रॉपर फॉलो द कमांड। इसमें कमांड को है ना प्रॉपर वे में फॉलो नहीं किया जाता। मतलब टॉप लेवल ने कहा कि आपको इतना प्रोडक्ट बनाना है। इन्होंने कहा ठीक है हम इतना प्रोडक्ट बना देंगे, आगे पहुँचा दिया। आगे इन्होंने कहा कि इस प्रोडक्ट में हमें है ना कुछ और ऐड कर सकते हैं, तो है ना बात बनी ना, बात थोड़ी-सी आगे बढ़ी ना, तो इस जगह पे कुछ और उस प्रोडक्ट में ऐड करके फिर इसने आगे पहुँचा दिया। फिर ये वर्कर सोचेंगे कि यार इस प्रोडक्ट को ऐसे बना रहे हैं तो इसको है ना थोड़ा-सा ऐसे करने की बजाय ऐसे हम कर लेते हैं, छोटा-सा चेंज कर लेंगे, ठीक है? और वो छोटा-सा चेंज क्या होगा? उस छोटे से चेंज की वजह से उस छोटे से चेंज की वजह से ये जो कमांड चल रहा है ना, ये प्रॉपर फॉलो द कमांड, नॉट प्रॉपर फॉलो द कमांड की चेन बन जाएगी इसमें। इसने जो कहा था, नीचे तक आते-आते वो थोड़ा बहुत चेंज हो गया, तो प्रॉपर फॉलो नहीं किया गया कमांड। सेकंड, फुलफिल द सोशल नीड्स। ये क्या करेगा? ये अपने एम्प्लॉइज़ को मौका दे रहा है ऊपर आने का, तो मतलब ये सोशल नीड्स को भी देख रहा है और ये अपने एम्प्लॉइज़ की सुनेगा तो एम्प्लॉइज़ तो सोसाइटी के हिसाब से बोलेंगे ना, तो सोसाइटी के हिसाब से बोलेंगे मतलब सोसाइटी को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, सोसाइटी को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, सब बातें ये करेंगे और ऐसे में ये ओनर क्या करेगा? सोसाइटी के लिए काम करेगा, फिर सोसाइटी के लिए काम करने की वजह से इसे सोशल नीड्स को फुलफिल करेगा। बन गया स्टेटमेंट। अब फुलफिल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जब ये सोशल नीड्स को फुलफिल कर रहा है तो सीधी बात है सोशली जो लोग हैं वो आएँगे, खरीदेंगे सामान और है ना सर्विस को या गुड्स को और फिर इससे क्या होगा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकेंगे ये लोग। कौन लोग? जो कि इन्फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। अब देखो, अब बचा डिसएडवांटेज एंड दिस इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ दैट चैप्टर। आफ्टर दैट दिस चैप्टर क्लोज्ड बाय मी। ऐसी नहीं है। आपको कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। जो टेलीग्राम चैनल पे जो कि अपना आपको पता है लेट्स फ़ील आर्मी के नाम से जो टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया हुआ है आपके लिए, तो उसपे आप जल्द से जल्द जॉइन होइए और जो भी डाउट्स आते हैं उन सब डाउट्स को पूछिए, ठीक है ना? तो देखो, अब डिसएडवांटेज जो बचा, उस डिसएडवांटेज को देख लेते हैं। तो डिसएडवांटेज कहता है स्प्रेड रूमर्स। अगर आप यहाँ से यहाँ तक कुछ बात पहुँचाओगे, तो है ना बीच में से कोई ऐसे महान आदमी तो निकलेंगे ना, जो कुछ भी झूठ-मूठ बात फैला सकते हैं। हाँ या ना? निकलेंगे ना? तो ये वही बात कह रहा है कि जब ये नीचे आते जाएँगे ना ये लोग, तब नीचे आते-आते में कोई ऐसा हो सकता है मसाले बना दे बात के। बातों में और भी मसाले फिट कर दे और इससे क्या होगा झूठ-मूठ की बातें पहुँच जाएँगी ऊपर से नीचे तक या फिर नीचे से ऊपर तक झूठ-मूठ की बातें पहुँच जाएँगी। और ये क्या कहेगा स्प्रेड रूमर्स। रूमर्स मतलब गलत बातों को पहुँचाना, गलत जो झूठी बात है ना उनको सच बना कर के बोल देना। अब इंटरप्शन द चेंजेस मतलब जो चेंजेस होंगे ना एनवायरनमेंट में, उनको फ़ॉलो करने में इंटरप्शन होगा, उनको फ़ॉलो आसानी से नहीं किया जाएगा। इन्होंने कोई ने आइडिया निकाला, वो ओनर के पास पहुँचाया, ओनर ने कहा इस आइडिया पे को फ़ॉलो करते हैं, लेकिन ऐसे में जो इस लेवल का एक इंसान है जिसने आइडिया दिया, उसके भी तो आस-पास के कलीग्स हैं ना, उसके भी तो दोस्त हैं जो उसी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो वो ये क्या कहेंगे कि हम इसकी बात नहीं मानेंगे क्योंकि ये हमारा दुश्मन है या फिर हम ऐसे आगे निकलने की सोच रहा है, तू ऐसा करेगा जो तूने बताया ना आइडिया उस पे फॉलो ही नहीं करूँगा मैं। ऐसी बातें आएँगी। आएँगी ना अपने मन में भी आती है ना जब अपना है ना आस-पास में कलीग या फिर अपना दोस्त ऊँचाई पे जा रहा है, अब उसकी बहुत अच्छी परसेंट आई और हमारी कम परसेंटेज आ रही है। वो टीचर का फ़ेवरेट है लेकिन हम टीचर के फ़ेवरेट नहीं है, तो बुरा लगता है ना? तो ये भी ऐसे ही करेंगे। जब ऐसे आइडिया ये पहुँचाएगा एक इंसान,
तो और इंसान उससे और पर्सनल उससे गुस्सा होंगे और उसकी वजह से जो चेंजेस करे गए हैं, उनको है ना फ़ॉलो नहीं करेंगे। अब ऐसे में इंटरप्शन इन चेंजेस हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से अपना ऑर्गेनाइज़ेशन का चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। मुझे यकीन है कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा और फिर से देखिएगा। लेकिन अगर फिर भी समझ में नहीं आए, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इससे रिलेटेड आपसे कुछ और बातें भी बताऊँ, जिससे कि आपको ईज़िली हो जाए और मिलते हैं अगले वीडियो में। उस